जो लिवर डोनर होता है 200 में से एक को रिस्क होता है या आधा कह लें ये रिस्क होता है जान जाने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज हम डॉक्टर साहब से इस पर भी मशवरा लेंगे कि क्या चीज़ों की एहतियात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ये बड़ा एक लाजवाल सी आपकी वीडियो थी, आपने रिकॉर्ड की जो मियाँ बीवी के ये एक मोहब्बत भी है हम कहेंगे। और दूसरा मेरा जो सवाल यहाँ पर ये है कि लोग डरते हैं कि हम अगर डोनेट कर रहे हैं लिवर का तो वो कुछ अपनी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, तो ये थोड़ी सी मिथ क्लियर कीजिएगा कि ऐसा ही होता है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। मैं जिगर ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, कंसल्टेंट ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। सर्जरी वाज डन बाय डॉक्टर वहाब डोगर, मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ। मैं आई एम आज जिगर ट्रांसप्लांट फिजिशियन। अच्छा, ये वीडियो बनी थी मॉर्निंग में जब चौथा दिन था इनका ट्रांसप्लांट का, तो हिजानी माई वाज मिसिंग हर हस्बैंड, तो तब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। डोनेट का आपने सवाल किया, जो लिवर डोनर होता है 200 में से एक को रिस्क होता है या आधा कह लें ये रिस्क होता है जान जाने का। अदरवाइज लिवर डोनर जो है वो हम 5 से 6 दिन बाद डिस्चार्ज कर देते हैं और ऑलमोस्ट 15 दिन बाद वो बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है जैसे एक आम आदमी गुजारता है, और जो लिवर का हम हिस्सा लेते हैं वो दोबारा रीजनरेट कर जाता है, ग्रो कर जाता है। सही। अच्छा, तो ये कोई ख़तरा नहीं होता कि इसमें जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ है कि लोगों को ये खौफ होता है कि यार अच्छा मेरा तो अपना कट लग जाएगा, मेरा तो अपना ऑपरेशन हो जाएगा, और दूसरा ये है कि अगर जो डोनेट करने वाले हैं उनका कोई ज़रूरी है कि सिर्फ वो सेहतमंद लोग होने चाहिए, उसके लिए कोई कंडीशन है? जी, बहुत कम लोगों को ये पता है कि मेरे वालिद साहब का 2015 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था एंड आई वाज द वन जिसका पूरा डोनर का वर्कअप हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाया था। अच्छा। डोनर जो होता है वो एट रिस्क जरूर होता है, लेकिन जब वर्कअप में हम चीजें देखते हैं तो 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए डोनर की। उसको हेपेटाइटिस बी और सी का मर्ज नहीं होना चाहिए। उसके जिगर का LAI इंडेक्स निकलता है, जिगर पर चर्बी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जिगर रखते हैं हमें फंक्शनली गुड रेमिनेंट चाहिए होता है ताकि वो नए इंजन जो इंजन हम रखेंगे दूसरी गाड़ी में, हम टर्म यूज करते हैं, तो वो उस गाड़ी को चला दे। अगर उसमें चर्बी होगी तो वो जिगर उठा नहीं सकेगा। इसीलिए मैं फैटी लिवर के जो मरीज होते हैं या जिनका LAI खराब होता है, लिवर एटेन्युएशन इंडेक्स जो होता है वो नहीं दे सकते, वो डोनर अच्छे साबित नहीं होते। फिर इसमें बहुत सारी और चीजें देखी जाती हैं जो सर्जन बेहतर कमेंट कर सकते हैं, जिसमें वैस्कुलर एनाटॉमी है क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन करना होता है, बिलियरी डक्ट्स हैं, ये सारा कुछ देखा जाता है। और ये भी ऐसा नहीं है कि जिस भी पेशेंट का सिरोसिस हो गया वो लिवर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट है। लोग हमारे पास धड़ाधड़ रेफर होकर आ जाते हैं, जरा सी सिरोसिस होती है वो आ जाते हैं। हर लिवर सिरोसिस का पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं जिनका ये इशू हो रहा है और अब आप ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकें, नंबर्स हर आने वाले साल में ज़्यादा है, क्या बुनियादी वजह है कि ये बीमारी इस तरह से फैल रही है? अवेयरनेस कम थी मुदस्सिर साहब। आपने देखा मेरी वीडियोस पे जब इतना ज़्यादा मैसिव फीडबैक आया, उसकी रीज़न ही ये थी कि हेपेटाइटिस बी और सी, खुसूसी तौर पर हेपेटाइटिस बी सिंध और बलूचिस्तान में हर तीसरे बंदे को है। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि ये लोग वैक्सीनेट ही नहीं हुए बी के खिलाफ, और सी का अब 3 महीने का ट्रीटमेंट है। लोग जाके अपना टेस्ट ही नहीं कराते। इनको तब पता लगता है जब इन्हें खून की उल्टियां आती हैं, पेट में पानी पड़ता है, बेहोशी के दौरे होते हैं, जिगर खराब हो चुका होता है, जब वो सिरोटिक हो चुका होता है, यानी हेपेटाइटिस बी या सी या लिवर कैंसर हो जाता है। तो जब हेपेटाइटिस बी और सी बुरी तरह जिगर को बर्बाद कर देते हैं, तब मरीजों को ये होश आता है या पता लगता है कि यार हमें बी या सी का मर्ज था, तो हम उसका पहले इलाज करा लेते हैं। अब तो बड़ा बेहतरीन दवाइयों की सूरत में इलाज मौजूद है, किसी किस्म के जो पुराने ज़माने। तो डॉक्टर साहब कैसे पता चले? बंदा तो वैसे भी कोई बीमार होता है, पेट में दर्द होता है, अलामात घर में बैठे हुए कैसे मालूम हो कि ये चीजें? पूरी दुनिया में अवेयरनेस है कि हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग कैंप्स लगते हैं, लोग जाके स्क्रीनिंग कराते हैं। ठीक है, आप लोग आज घरों में जो मुझे देख रहे हैं बोल की स्क्रीन पर, वो अभी जाएं स्क्रीनिंग कराएं, अपने आप को हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग कराएं। अगर बी पॉजिटिव आ जाता है तो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं, सी पॉजिटिव आ जाता है तो उसका PCR कराएं। 3 महीने का ट्रीटमेंट है सिर्फ हेपेटाइटिस सी का, और सी मर जाता है। अच्छा, तो ये अलामात के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि वैसे क्या चीज़ें अमूमन होती हैं, किसी की तबीयत खराब क्या अलामात में आता है?
नॉर्मली बी और सी अगर जिगर को डैमेज कर रहा है तो वो तब तक सामने नहीं आता जब तक लिवर मुकम्मल डैमेज ना हो जाए, पेट में पानी ना पड़ जाए, खून की उल्टियां ना हो जाए, बेहोशी के दौरे ना पड़े या लिवर कैंसर ना हो जाए, या बंदा एकदम वेट लूज करना ना शुरू कर दे बगैर किसी वजह के, तो वो नहीं आती। जिस्म टूटता है हेपेटाइटिस बी सी के मरीजों का, दर्द होती है जिसम में, थकावट ज्यादा होती है, नकाहत होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी अलामात है जो नॉर्मली भी सोसाइटी में पाई जाती हैं, इसलिए लोग उसे बी या सी से रिलेट नहीं करते और वो स्क्रीन नहीं कराते खुद। अच्छा, तो अगर डॉक्टर साहब ये तमाम तर चीज़ें हैं तो ये क्या ख़ास किसी लोगों में है, मतलब कि खाने पीने के बेहतियाती है, क्या वजूहात हैं कि ये चीज़ें होती हैं, इसकी क्या रीजंस है? हेपेटाइटिस बी और सी खाने से नहीं फैलता। अच्छा। ये अज़दवाजी ताल्लुकात से भी बहुत ज्यादा नहीं फैलता जो गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं। बी फैलता है, सी की भी कम लिमिट है, लेकिन जो ज्यादा ट्रांसमिशन है वो ऐसे है कि खानदानों को हुआ, माँ से बच्चे को लग गया, पैदा होते वर्टिकल ट्रांसमिशन, या ये सिरिंजेस का इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का, इंतकाले खून के वक्त चेक ना करना, ऑपरेशन में गंदे आलात का इस्तेमाल, डेंटिस्ट के पास गंदे आलात का इस्तेमाल, हजाम जो हमारे नाई बैठे हुए दरख्तों के नीचे, रेजर चेंज ना कराना, कोई कैंचियां यूज करना, ये हेपेटाइटिस बी और सी का जहां भी ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होगा वहां हेपेटाइटिस सी फैलेगा। सही फैलेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम कुछ बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांट के हवाले से। एक सवाल बड़ा हमारे पीछे प्रोड्यूसर साहब मेरे बार बार पूछे, वो कह रहे हैं कि जो डोनर है वो एक ही दफ़ा का डोनर हो सकता है और वो उसको तो नहीं फिर खतरा हो जाता कि वो इस चीज़ का मुब्तला हो जाए, या जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं हर साल 3-3 4-4 बार भी डोनेट कर लें तो कोई मसला नहीं, तो इसके हवाले से बताइए कि अच्छा डोनर हो वो 1 बार 2 बार 3 बार डोनेट कर सकता है? नो, डोनर कैन बी ओनली वंस। वो एक ही दफा डोनेट कर सकता है, दोबारा डोनेट नहीं कर सकता। उसका हम राइट लोब लेते हैं या लेफ्ट लोब लेते हैं। अमूमी तौर पे जिन माओं ने अपने बच्चों को दिए उनका हम लेफ्ट लोब लेके ही लगा देते हैं, तो वरना राइट लोब लग जाता है तो जब डोनेट कर देते हैं तो वो दोबारा डोनेट नहीं कर सकता, एक ही दफा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी एक बड़ी आपके हॉस्पिटल के हवाले से हमने एक प्रोग्राम बाकायदा तौर पर ये किया था बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि ये बड़ी हैरान कुन सी चीज़ है कि सबसे बड़ा शहर हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कराची है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो दुनिया के चंद हॉस्पिटल्स में से है वो गंबट में है। और ये एक हैरान कुन था लोगों के लिए भी जब हम लोगों ने डायरेक्टली हमसे रब्ता किया कि वहाँ इतना वाकई बड़ा काम हो रहा है। तो ये हॉस्पिटल में आप लोगों के ये डॉक्टर्स कहाँ से हैं? शहर छोटा सा है, जगह छोटी सी है, और डॉक्टर्स तो बड़े अच्छे शहरों में रहना चाहते हैं, बड़े प्राइवेट क्लिनिक्स जाना चाहते हैं। ये कैसे आप लोगों ने यहाँ मैनेज किया हुआ है? आप लोग रहते हैं, आपका अपना ताल्लुक भी शायद पंजाब से है। जी, डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर मेरे बड़े भाइयों की तरह उन्होंने प्रोग्राम इनिशिएट किया था, तो ही कॉन्टेक्टेड मी। मैं फिर यहाँ आ गया एज अ ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट। मैंने चाइना से भी फेलोशिप की हुई थी। मैं कायदे आजम मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट, डॉक्टर वहाब डोगर साहब भी कायदे आजम मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट थे, मेरे सीनियर थे। तो हम इधर आ गए। ये रिमोट एरिया है गंबट, इसे यहाँ करना मुश्किल है, चीजें करनी मुश्किल होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये डॉक्टर्स की बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है यहाँ जितने भी हैं कि वो लो सैलरीज पे। अब यहाँ जो कुछ है ट्रांसप्लांट, जैसे मेरे वालिद साहब का ट्रांसप्लांट हुआ है प्रोफेसर कैसर महमूद साहब का, मैं उस मोटिवेशन पर यहाँ हूँ। तो जितने भी लोग हैं उस मोटिवेशन के तहत काम कर रहे हैं। यहाँ सैलरीज भी कम है, यहाँ सहूलियात का भी फुकदान है, यहाँ मसले हैं। गंबट बहुत रिमोट जगह है। अब कराची में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इनिशिएटिव यहाँ लिया गया, डॉक्टर नईम बख्श भट्टी हैं जो डायरेक्टर हैं। सिंध गवर्नमेंट अच्छा खासा फंड कर रही है यहाँ, तो बस ये इनिशिएटिव यहाँ से स्टाइप अप हो गया, अब यहीं ट्रांसफर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये गंबट में तो ये इलाज हो रहा है, लेकिन ये इस इलाज को इस तरह से तेज़ी से फैलाया जाए, यानी कि कराची हो, लाहौर हो, बाकी जो बड़े शहर और जो मुल्तान जैसे है, पूरा एक जनूबी पंजाब का मरकज़ है वहाँ पर, और फिर बलूचिस्तान से यहाँ लोग पहुँचते हैं, कोयटा में कोई ऐसी सहूलत, तो क्या ऐसी तैयारी भी कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आप ऑपरेशन ही कर रहे हैं, यहाँ इलाज कर रहे हैं, यहाँ से पूरी ट्रेनिंग हो और इस चीज़ों को फैलाया जा सके, कोई ऐसी भी तैयारी हो रही? बिल्कुल, डोगर साहब जो हैं वो अपने सर्जिकल फेलोज बिल्कुल तैयार कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह हम ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट, मैंने भी फेलोशिप यहाँ की, यहीं कंसल्टेंट लग गया, फिर एनेस्थेटिस्ट भी इसी तरह। तो टीम तो तैयार हो रही है, अब ये इम्प्लांट होगी। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हेल्थ कार्ड पर लिवर ट्रांसप्लांट को पैन पाकिस्तान लॉन्च किया जाए, यूनिट्स को लॉन्च किया जाए।
इस मिथ को छोड़ा जाए। पहले प्राइवेट माफिया ने लिवर ट्रांसप्लांट को कैप्चर किए रखा है, उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट पे कब्जा किए रखा है। 70-70, 80-80 लाख का ट्रांसप्लांट होता था और सिखाया नहीं जाता था, लोग ट्रेंड नहीं होते थे। अब दुनिया बदल चुकी है। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। मैं आपको यहाँ ब्रेकिंग दूं कि वो ट्रांसप्लांट जिसकी कॉस्ट 70 लाख रुपया थी और मेरे वालिद साहब का 1 करोड़ का हुआ था चाइना में, वो ट्रांसप्लांट की कुल लागत हॉस्पिटल में 15 से 20 लाख है। बाकी जो भी लिया जाता है वो एक्स्ट्रा लिया जाता है, वो हॉस्पिटल चार्जेस होते हैं या व्हाटएवर, वो कॉस्ट नहीं है। अच्छा, ये आपने बात की है कि 15-20 लाख रुपए का खर्च है जो ज्यादा लिया जाता है इस वक्त जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट इदारे कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।